नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मैं वेलफेयर ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, इवन प्रोटेक्शन ऑफिसर के जो तैयारी कराने के क्रम में हमने ये जो वीडियो अभी स्टार्ट किया है, ये 18वां वीडियो होगा। अभी तक 17 वीडियो आ गया है और 17वें वीडियो का ये पार्ट 2 होगा, क्योंकि 17वें वीडियो में हमने इस पेपर का 60 क्वेश्चन कवर कराया था। ये आप देख रहे हैं, 60 क्वेश्चन तक हमने कवर करा दिया था। तो 61 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि इसमें अच्छा खासा बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है। रिसर्च का क्वेश्चन है, इसमें सोशल साइकोलॉजी है, इसमें साइकोलॉजी है, इसमें सोशल वर्क है, इसमें थोड़ी बहुत सोशोलॉजी भी है। तो इसलिए आपका ये नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए जो है डेडिकेटेड है, वो भी देख सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर में है, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब जो संपूर्णता है वो बड़ा है उसके छोटे छोटे पार्ट्स को कैलकुलेट करके जो पार्ट रिजल्ट आता है। तो ये एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का एक थियरी है, तो इसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग आपको पता ही है, दो तरीके की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब जिसमें इक्वल चांस टू हैज टू बी चूजन, मतलब हर व्यक्ति को बराबर मौका होता है चुने जाने का, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सॉरी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब जिसमें इक्वल चांस नहीं होता है, जिसमें कुछ कुछ आधार पे सैंपल का चयन होता है, तो उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसमें क्या आएगा, पर्पसिव सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग बेसिकली कोई आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें जो उस रिसर्च का एम ऑब्जेक्टिव है, जो उसमें टारगेट पॉपुलेशन है, सिर्फ उस पर्पज से ले रहे हो तो उसको पर्पसिव सैंपलिंग बोलते हैं। और स्नोबॉल सैंपलिंग बेसिकली यूज होता है ये सोशल रिसर्च में, या जैसे ड्रग डी एडिक्शन पे आप काम कर रहे हो, तो आपको ऐसे राह चलते तो कोई लोग मिलेंगे नहीं, तो एक कोई बंदा पकड़ा जिसने जो जो है किसी भी सपोज सपोज करो कैनबिस का यूज करता है, वो कैनबिस सेवन करता है, तो वो अपने दोस्तों को एक चैन बनता चला जाता है। ठीक है, कि वो दोस्त है, फिर वो दोस्त उस दूसरे दोस्त को मिला देगा। तो उसको एक जो चैन से एक एक व्यक्ति को पकड़ के और फिर उसकी पूरी चैन को पकड़ लेते हो आप, पकड़ना इन द सेंस डेटा लेने के लिए बात करते हो, उसको स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं। उसके बाद में 63 है, इंक्लूसिव ग्रोथ प्राइमरीली एम्स एट। तो समावेशित वृद्धि का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑन प्रीफरेंशियल बेसिस, मतलब जो जिनको जरूरत है उन्हीं को पहले प्रायोरिटी दी जाए, उन्हीं को पहले प्रेफरेंस दिया जाए, और उन सभी वीकर सेक्शन को कैटर किया जाए जिनको जरूरत है। तो ये है आपका समावेशी विकास का लक्ष्य। द बुक कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस हैज बीन रिटन बाय, तो आर्थर डनहम का है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1976 में। इक्वल रिम्यूनरेशन मतलब एक समान वेतन अधिनियम 1976 का है। अब ये मिलान करने वाला है, फिर से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया, 1860। इसी एक्ट के तहत ही अधिकतर जो एनजीओ है वो रजिस्टर्ड होते हैं। इंडियन ट्रस्ट एक्ट आया 1882। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आया 1956। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया 1976 में। अ थियरी ऑफ जस्टिस फॉर्मुलेटेड बाय जॉन रॉल्स ने ये थियरी दिया था, न्याय का सिद्धांत। तो ये रट लीजिए, ये आपके वेलफेयर ऑफिसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थियरी ऑफ जस्टिस, अ थियरी ऑफ जस्टिस गिवन बाय जॉन रॉल्स। द बुक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क रिटन बाय ग्रेस मैथ्यू। तो ये ग्रेस मैथ्यू की बुक है, इसको आप पढ़ लीजिए। देखो फिर से यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, तो जिसका वो क्वेश्चन सही होगा इस ये सही होने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ग्रेस मैथ्यू का क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क। फिर एच एच पर्लमैन, हैरन हैलिस पर्लमैन, इनका फुल फॉर्म पूरा नाम है। यह सोशल सोशल केस वर्क अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, एच एच पर्लमैन का। गॉर्डन हैमिल्टन, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। मैरी रिचमंड का क्या है, सोशल डायग्नोसिस। तो इसके अगर पॉइंटर्स आप बनाते चलोगे तो आपके हेल्प हो जाएगा किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में जिसमें सोशल वर्क और सोशल साइकोलॉजी पूछा जाता है। द कॉग्निटिव बिहेवियरल ग्रुप वर्क मॉडल वाज डेवलप्ड बाय जेम्स एल्बर्ट। संज्ञानात्मक
व्यवहार समूह कार्य। Which fundamental right cannot be suspended even during an emergency under Article 352 of the Constitution? तो आर्टिकल 352 क्या है? एक ये इमरजेंसी जिसके तहत लगाई जाती है, आपातकाल, ठीक है। तो आर्टिकल 352 भी लगा होगा तब भी कौन सी ऐसी मौलिक अधिकार है जिसका हनन नहीं होगा? राइट टू लाइफ, यानी आपके जीवन जीने का अधिकार किसी भी लेवल पे समाप्त नहीं किया जा सकता है। द कास्ट सिस्टम क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो जातीय व्यवस्था है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एक्सप्लिसिट, मतलब प्रत्यक्ष है। भारत में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मोबिलिटी एग्जिस्ट? तो क्लास सिस्टम, जो हम एक वर्ग प्रणाली बना के रखे हैं, वो उसी में स्ट्रेटिफिकेशन हम देख पाते हैं। तो गतिशीलता का लचीलापन नीचे दिए गए कौन सी स्तरीकरण की प्रणाली में देखा जाता है? तो ये क्लास सिस्टम। Who among the following emphasized role of ideas in social change? तो रोल ऑफ आइडियाज की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। There is a basic difference between tribe and caste. Mark out the correct statement from among the following. तो इन्होंने पूछा है कि जनजाति और जाति के बीच बुनियादी अंतर है, वो क्या है? कास्ट इज एन कंप्लीट सोसाइटी बट ट्राइब इज नॉट, है ना। तो इसका यही है कि जाति संपूर्ण समाज नहीं है जबकि जनजाति है। In participant observation method, the observers can collect material from a group to a large extent. He is if he acts कैसे? Subjectively। जैसे जब आप कहीं डेटा लेने जाते हो तो कभी कभी ऐसा समस्या आता है कि अगर आप वहां बता दिए कि मैं फला फला पर्पस से आया हूँ डेटा लेने, तो वहां पे डेटा आपका सही होगा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट होगा फिर वो मैनिपुलेटेड आंसर देने लग जाता है। तो ऐसे में वहां पे आप जाके एक उन्हीं में घुल मिल जाइए और बिना बिना बताए उन्हें उनको ऑब्जर्व करते हुए अगर आप वो जो डेटा कलेक्ट करते हो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, है ना। तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल डेटा होता है। अगर किसी को पहले से ही पता चल गया कि आप फला फला चीज के लिए डेटा लेने आए हो तो वो बायस्ड हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड अमंग इलिटरेट्स? मतलब कौन सा ऐसा है जो कौन सा ऐसा डेटा कलेक्शन का मेथड है जो इलिटरेट्स यानी जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है उनके साथ जो है संभव नहीं है? तो क्वेश्चनायर, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ठीक है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ठीक है, इंटरव्यू भी ठीक है, बट जब क्वेश्चनायर आप दे दोगे फुल फिल करने की तो वो नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स ऑफ स्टडीज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। जो यूनिवर्स मतलब कि किसी भी जगह पे आप जो डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो, सपोज करो आपको डेटा कलेक्ट करना है यूपी का। अब यूपी में ये डेटा कलेक्ट करना है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है क्या वो सबको मिल पा रहा है, यानी महिलाओं का जो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो मिल पा रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है यूपी की, फिर यूपी में महिलाओं की पॉपुलेशन कितनी है, महिलाओं में ऐसी महिलाएं जो 18 से ऊपर हैं उनकी कितनी है पॉपुलेशन, उस हिसाब से यूनिवर्स डिसाइड होता है, यानी आपका पॉपुलेशन डिसाइड होता है कि आप डेटा कितने पॉपुलेशन की लोगे। ठीक है, तो यही है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, इसको बोलते हैं यूनिवर्स ऑफ स्टडीज डिफाइंड एज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेज इन क्रिएटिव थिंकिंग। देखो ये थोड़ा सा जो मैंने बताया है ना ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, जो एमएसडब्ल्यू में या एमए में डिसर्टेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे वो यहाँ इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि ऐसे ही जो है आपका डेटा कितना होगा, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स कितने होंगे, इसी तरीके से डिसाइड किया जाता है। ऐसे ही हवा में नहीं आप ले सकते कि नहीं मैं 100 पॉपुलेशन पे करूंगा 50 पे करूंगा, ये इस तरीके से ही डिसाइड होता है। The first significant stage in creative thinking is the preparation. Find the correct set of models proposed by Jack Rothman. तो जैक रॉथमैन का जो सबसे जो सही तरीका वही है लोकेलिटी डेवलपमेंट, फिर सोशल प्लानिंग, लास्ट में सोशल एक्शन। उसके बाद में फिर से ये मिलान का है, आप लोगों को पता ही है एक्सोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी क्या होता है। ठीक है, तो हिंदी में आप देख लो पॉलीगाइनी को पत्नी विवाह, गायनी मतलब पत्नी समझ लो और एंड्री मतलब पुरुष पति। तो पॉलीएंड्री जहाँ पे एक से अधिक पति हो वहाँ पॉलीएंड्री होगा, जहाँ एक से अधिक पत्नी होगा यानी पॉलीगायनी, पॉली मतलब एक से अधिक, तो वहाँ बहुपत्नी हो जाएगा। पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह, एक औरत के साथ एक औरत मतलब एक से ज्यादा औरत
और एक्सोगैमी मतलब अपने पिंड से अलग विवाह, मतलब पिंड मतलब अपने गांव से, अपने टेरिटरी से बाहर विवाह, उसको एक्सोगैमी बोलते हैं। तो इसमें आप लोग मैच करा लेना। ए का 4 है, यानी एक्सोगैमी मतलब मैरिज हैपेंस आउटसाइड अ सर्टेन ग्रुप ऑफ रिलेशंस। उसके बाद में बी का 3 पॉलीगैमी मतलब मैरिज इन्वॉल्व्स मोर देन वन मेट एट अ टाइम, इसको पॉलीगैमी बोलते हैं, एक से अधिक पत्नी। और सी का 2 हो जाएगा पॉलीएंड्री, यानी मोर देन वन मैन मैरिड टू अ वुमन, एक महिला से एक से अधिक पुरुषों का शादी। पॉलीगाइनी यानी डी का 1, मोर देन वन वुमन मैरिड टू अ मैन। when a person believes that his culture is superior to other culture it is called, इसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म, यानी अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को, अपने रहन सहन को दूसरे से ज्यादा बेहतर बताना, तो ये एथनोसेंट्रिज्म है। कॉन्फ्लिक्ट इज अ वेरी नेचुरल पार्ट इन ऑल ग्रुप्स इट, तो ये है ए एंड सी, यानी कैन अकर एट एनी टाइम इन द लाइफ ऑफ अ ग्रुप, कैन बी हेल्दी एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप प्रोसेस। ये कह रहा है सभी समूह में संघर्ष एक स्वाभाविक लक्षण है। संघर्ष किस आधार पे होता है, यानी क्लास के आधार पे, फाइनेंस के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, हर तरीके से आप देखते हैं ना कि संघर्ष छोटे छोटे आधार पे होता है, कि वो हमारे से अच्छा पहन रहा है, हम उससे अच्छा खा रहे हैं, हम उससे अच्छा पहन रहे हैं। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी इसी तरीके से डेवलप हुआ, जो कार्ल मार्क्स का जो है, जिन्होंने जिसपे बहुत बड़ा थ्योरी दिया, बहुत बड़े रेवोल्यूशन हुए हैं। तो यही सबसे इनिशियल स्टेज ही यही है। ए एंड सी जो दिया है, समूह में कोई भी समय हो सकता है और समूह के लिए ये स्वस्थ एवं रचनात्मक होता है। तो कभी कभी क्लास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अच्छा भी होता है, बट पॉजिटिव। द सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप बाय अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। Women have been conferred one-third reservation in the local bodies election after the enactment of first and second 73rd amendment and 74th amendment। ये क्या, त्रिस्तरीय पंचायत की जो व्यवस्था की गई थी, ठीक है। सोशल पॉलिसी इज अ desired course of events, selected line of action, declaration of intent and its implementation, यानी घटनाओं की एक इच्छित प्रणाली है, क्या, सामाजिक नीति। कार्यवाही की चयनित लाइन है, उद्देश्यों की घोषणा और उनका कार्यान्वयन है। हु गेव द मिडल रेंज थ्योरी, तो मिडल रेंज थ्योरी किसने दी है, आर के मर्टन ने, मध्यम श्रेणी सिद्धांत। ये देखो अब ये सोशोलॉजी का क्वेश्चन है, बट ये इसमें आया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफिसर वाले पेपर में, तो इससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके की पेपर जो है क्वेश्चन आएंगे। मध्य श्रेणी सिद्धांत, आर के मर्टन। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लर्निंग इज दैट, फंडामेंटल यानी सीखने की मूल संपत्ति क्या है, मॉडिफाइज सम स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशंस। हु सोशल वर्कर्स आर सपोज टू नो, क्या जानने की जरूरत है, सोशल वर्कर में क्या जो है जानकारी निहित होनी चाहिए। whether services are effective or not, whether services are relevant or not, whether goals are achieved or not। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कि जो सेवाएं आप दे रहे हो प्रभावी है कि नहीं, प्रासंगिक है कि नहीं, और लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है कि नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग मीन्स, यानी विश्वसनीयता का निर्माण सिद्धांत का अर्थ क्या है, तो उसकी वायबिलिटी होनी चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, सब्सटेंसिएशन होना चाहिए। अगर इन तीनों चीजों की नहीं है तो वो क्रेडिबल नहीं माना जाएगा, यानी लक्ष्यों की व्यवहार्यता, प्रासंगिकता और पर्याप्तता। टेक्नोलॉजिकल चेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेक्नोलॉजिकल चेंज का उदाहरण क्या है, लीनियर सोशल चेंज, जो धीरे धीरे चेंज होता है, रेखीय सामाजिक परिवर्तन। अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल नीडेड फॉर ऑब्जेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग, तो इनकंसिस्टेंट थिंकिंग इसका उदाहरण होगा। इसमें पुला पीवी यंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्यों की खोज के लिए अनिवार्य नहीं है, तो तथ्यों की खोज के लिए जो अनिवार्य चीजें हैं वो बाकी 3 चीजें, रिजिड परस्यूट ऑफ एक्यूरेट डेटा, टेकिंग नथिंग फॉर ग्रांटेड एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, ना कि इनकंसिस्टेंट थिंकिंग। आज कुछ सोच रहे हो, कल कुछ सोच रहे हो, तो इससे किसी भी फैक्ट पे बेहतर रिसर्च नहीं कर पाओगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डेवलप्ड इन इंडिया, जो पीआईएल जिसको बोलते हैं, पीआईएल का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, भारत में विकसित जनहित याचिका की अवधारणा का विकास न्यायिक सक्रियता के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स इज, जो अपराधियों के पुनर्वास की हम बात करते हैं उसका मतलब क्या होता है, उनका रीसोशलाइजेशन। क्योंकि जब वो कोई भी अपराधी होता है वो जेल में रहता है तो वो एक सोसाइटी से कट जाता है, और सोसाइटी से कट जाने की वजह से उसकी बहुत सारी सोशल स्किल्स का जो है ना
इम्पेयरमेंट हो जाता है, यानी उसकी जो सामाजिक क्षमताएं होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो वापस उसको रिस्टोर करना सोसाइटी में ही रिहेबिलिटेशन है, और उसका मतलब है रीसोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल पॉलिसी इनटू सोशल सर्विस। इसको सोशल वेलफेयर बोलते हैं, सामाजिक नीति को सामाजिक सेवा में परिवर्तन की प्रक्रिया, यही सोशल वेलफेयर के अंडर आती है। एंड नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थियरिस्ट बिलीव्स दैट बिहेवियर इज क्या है, चेंजेस थ्रू आउट लाइफ साइकिल। जो हमारा व्यवहार है वो जीवन के अलग अलग पड़ाव पे बदलता रहता है, और उसमें बदलने की इंटरनली जो है कह सकते हो कि एक शक्ति होती है, संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तन होता रहता है जो हमारा व्यवहार है। और जो बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट कहते हैं कि जो आपने सीख लिया है गलत आदतें, उसको आप भुला भी सकते हो, यानी जो आपने लर्न किया उसको अनलर्न भी किया जा सकता है। ये डिलीट था क्वेश्चन, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। करप्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स टू द कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सभी को पता है, फ्रॉड, क्राइम, ये चीजें तो ठीक है, बट करप्शन जो होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, हजारों हजार करोड़ का करप्शन, तो वो किसी भी कंट्री के, नेशन के डेवलपमेंट में एक ऑब्स्टेकल होता है। और सोशल फैक्ट इज इंटरवल टू इंडिविजुअल, मतलब एक सामाजिक तथ्य क्या है, अलग अलग करने के लिए एक अंतराल है। सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट, एक सामाजिक कारक है। तो यहाँ पे ये फैक्ट ना रख के कुछ और शब्द रखा जा सकता था, बट यहाँ पे जो रखा है उसको हम देख ले रहे हैं। सुसाइड क्या है, एक सोशल जो स्टिग्मा होती है, एक बर्डन होता है। आप सपोज करो कल ही यूपी बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आया है, 11th और 10th और 12th का। जो पास हो गए अच्छे नंबर से उनकी तो खूब वाही वाही हो रही है, लेकिन जो सपोज करो एक नंबर से फेल हो गया, 10 नंबर से फेल हो गया है, तो वो भी पास होने के करीब, बट कुछ परिस्थितियों से नहीं पास हो पाया, तो क्या वो अपने जीवन को खत्म कर ले? उसको खत्म करने के लिए अगर आप टोंटिंग करते हो, उसके पेरेंट्स टोंटिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि वो बच्चा है, उसको अभी बहुत ज़्यादा उसकी जो कोपिंग मैकेनिज्म है स्ट्रांग नहीं हुई है। तो आत्महत्या एक सोसाइटी यानी सोशियोजेनेसिस है, ठीक है, सोसाइटी के द्वारा पैदा हुए कारकों की वजह से होता है, तो इसीलिए सोशल फैक्ट बोला गया है सुसाइड को। पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली इज द वर्क ऑफ आर डी लेनी, मतलब पारिवारिक राजनीति किसके कार्य से संबंधित है, तो आर डी लीग। द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर सेम इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका ये बनता है, ग्राफ बनता है, ठीक है, तो उसमें जब मीन, मीडियन और मोड तीनों एक सेम हो जाते हैं ना, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एमंग द फॉलोइंग द ओनली स्टेट हैविंग अ सेक्स रेशियो ऑफ अबव 1000 इज केरला। बट अब आपको बता दूं कि ये डेटा बदल चुका है, अब हमारा जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी बढ़ गया है। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आ चुका है नया, तो उसके बिहाफ पे जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो कितना हो गया है। टॉलरेंस ऑफ इंटीमेसी मीन्स द एबिलिटी टू फाइंड लिसनिंग एंड स्टिमुलेटिंग। यहाँ पे इंटीमेसी मतलब आत्मीयता की सहनशीलता का अर्थ क्या है वो पूछ रहा है, यानी जब आप किसी से आपका जो है जो रेपो है वो अच्छा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, श्रवण और उत्तेजकता की प्राप्ति की योग्यता होती है। यार ये देखो, ये सब उत्तेजकता वगैरह चीज इसमें जो बोल देते हैं ना, बिल्कुल गूगल ट्रांसलेट करके, ये यहाँ पे शब्द नहीं होना चाहिए। श्रवण और आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, आपकी जो उस व्यक्ति के व्यवहार में चेंज लाने की प्रक्रिया है वो अच्छी हो जाती है जब आपका रैपो अच्छा होता है। तो टॉलरेंस ऑफ इंटीमेसी मीन्स द एबिलिटी टू फाइंड लिसनिंग एंड स्टिमुलेटिंग। By missing women, we mean women that would have been born without preference to men। महिला संख्या जो पुरुष के लिए वरीयता के बिना पैदा हुई हो। तो ये लापता मिसिंग महिलाओं से अभिप्राय है, जो कि एक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको आप एज इट इज रट लो कि जिस जो आपने जो कहते नहीं अनवांटेड चाइल्ड, तो कुछ उसी तरीके से कि वो मेल की जो है आस लगाए बैठे हुए थे और फीमेल पैदा हो गई, महिला संख्या जो पुरुषों के लिए वरीयता के बिना पैदा हुई। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग आर एबीसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हु रोड द बुक्स ऑन डेलिंक्वेंट बॉयज। डेलिंक्वेंट बॉयज किसने, अल्बर्ट कोहेन ने लिखा है। और ये जितने भी वेलफेयर ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर की कर रहे हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलिंक्वेंट बॉयज अल्बर्ट कोहेन। नॉन मेलिफिसेंस मीन्स बेनिफिसेंस, act that merely break cultural laws or norms
1 एंड 2 क्राइम एंड डेलिक्वेंसी। क्या कह रहा है, कार्य जो मुख्य रूप से सांस्कृतिक कानूनों और मानकों को भंग करता है वो क्या है, अपराध है और डेलिंक्वेंसी है। डेलिंक्वेंसी मतलब जो बिलो 18 का बच्चा करता है उसको डेलिंक्वेंसी में रखा जाता है। Eaton and Pock categorized and classified juvenile crimes on which basis? तो कौन है ईटन एंड पॉक, ये दोनों क्या है, एक थियरिस्ट हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। कैटेगराइज्ड एंड क्लासिफाइड जुवेनाइल क्राइम्स ऑन विच बेसिस, माइनर वायलेशंस, मेजर वायलेशंस एंड एडिक्शंस, यानी नाबालिग उल्लंघन, प्रमुख उल्लंघन और व्यसनों के माध्यम से ये लोग करते हैं, जो उसको जुवेनाइल क्राइम में रखा है ईटन एंड पॉक ने। whose approach in social casework is considered as an eclectic approach? तो फ्लोरेंस हेलिस ने दिया था eclectic approach, यानी आपको पता नहीं होता है, एक बार में एक ही अप्रोच काम नहीं आएगा, वहां मल्टीपल अप्रोच जब आप करते हो तो उसको eclectic approach बोलते हैं। Madja and Gresham six emphasizes the similarity between delinquents and other people to which theory? इसको बोलते हैं theory of delinquency। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय अ लार्ज कॉर्पोरेट, इसको व्हाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें करप्शन करती हैं, और या कोई वकील है, वकील बहुत बड़ा करप्शन करता है, किस माध्यम से, किसी को टेंडर दिलाने के लिए किसी की केस को जिता देता है, और उसको पता है कि इसने गलत किया है, तो वो व्हाइट कॉलर क्राइम में आता है। या जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी हैं जो बिलो द टेबल काम करते हैं, वो व्हाइट कॉलर क्राइम में आते हैं। द थेरेपी डेवलप्ड बाय ऑटो रैंक, ऑटो रैंक ने विल थेरेपी दी थी। UGC Second Review Committee of Social Work Education submitted its reports in the year 1981 में। The act of perceiving, understanding, responding to emotional state and ideas of another person is known as sympathy। जब आप दूसरे व्यक्ति के विचारों को मानना, समझना और प्रतिक्रिया देने कार्य को कहा जाता है सिंपैथी। बट जब ये इसमें एक शब्द जोड़ दिया जाएगा दूसरे व्यक्ति के दशा में रहकर कि वो कैसा फील कर रहा होगा, तो वहाँ एम्पैथी आ जाएगा, संवेदना। तो सहानुभूति और संवेदना दोनों में फर्क है। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे बात करोगे तो सिंपैथी नहीं, एम्पैथी की बात करोगे जब आप एक प्रोफेशनल सोशल केस वर्कर या काउंसलर की बात करोगे। विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग रिफर्स टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉस्टेशन कॉज्ड बाय एन एबिलिटी टू कोप, इसको बर्नआउट बोलते हैं। जब एक ही काम को बार बार एक ही व्यक्ति को करना पड़ रहा है, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, भले ही वो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जा रहा है, अपने बेटे के इलाज के लिए जा रहा है या बेटी के इलाज के लिए जा रहा है, तो एक लेवल पे ये बर्नआउट यानी अक्रियाशील कह सकते हो, अक्रियाशील तो इसका नहीं होगा, बट बर्नआउट मतलब कि चिड़चिड़ापन टाइप का, एजिटेट हो जाता है इंसान। सपोज करो कोई एक व्यक्ति लगातार अपने इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उसकी ट्रैवलिंग में बहुत समस्या होती है, या मेंटली इल है बच्चा, तो वो अजीब अजीब तरीके की हरकत करता है ड्यूरिंग ट्रैवल, हॉस्पिटल में उसको संभालना मुश्किल होता है, तो एक लेवल पे वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका केयर टेकर जो होता है, वो स्टेज जो होता है वो बर्नआउट का होता है। द सेकेंड स्टेज ऑफ साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल मेथड इज क्लासिफिकेशन। सोशल इंस्टीट्यूशन इज आर द फैमिली, स्टेट एंड स्कूल, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशन है यानी सामाजिक संस्थाएं हैं। व्हाट इज विद इन द स्फेयर ऑफ मॉडर्न स्टेट, तो क्या होगा, फिक्सिंग एज लिमिट फॉर मैरिज, रेगुलेटिंग डाइवोर्स लॉ, प्रिस्क्राइबिंग लिमिट्स ऑफ किनशिप, विद इन विच मैरिज इज प्रोहिबिटेड। मतलब आधुनिक राज्य के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, बोला कि विवाह की आयु निर्धारित करना, तलाक के कानून को विनियमन करना, रिश्तेदारी संबंधों की सीमा निर्धारित करना जिसके अंतर्गत विवाह पर रोक हो। द टर्म सोशल कंट्रोल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रॉस, रॉस ने सोशल कंट्रोल का शब्द का सबसे पहले यूज किया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल चेंजेस आर यूजुअली कॉन्टिन्यूअस, समाज में बदलाव जो है ना वो लगातार होते रहते हैं। एनकोडिंग इज एसेंशियल फॉर सेंडर, जो सेंडर होता है, ये यहाँ पे कम्युनिकेशन का बात आ गया, जो हम कोई मैसेज जो लिख रहे होते हैं उसी को हम बोलते हैं एनकोड करना, और जब हम लिख के भेज देते हैं तो हम सेंडर हो जाते हैं। फिर जब सामने वाले के पास जाता है तो डिकोड करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजिबिलिटी विजुअली हैंडीकैप्ड NIVH इज बेस्ड ऑन देहरादून, तो देहरा से दृष्टि याद रखो कि देहरादून में दृष्टि बाधितों के लिए इंस्टीट्यूट है, ठीक है। वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द हैंडीकैप्ड आर कॉल्ड पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज, जो भी वेलफेयर सर्विसेज दी जाती हैं, चाहे वो असिस्टिव डिवाइस हो, चाहे वो फाइनेंशियल डिवाइस, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, एडमिशन में हो, वो पब्लिक पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज में आएगी। मेन सोर्स ऑफ इंडिया सोशल पॉलिसी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत है, वो इंडियन सोशल पॉलिसी के मेन
स्रोत है, वहां से ही उसी को कोट करके बनाया जाता है। जुवेनाइल क्राइम्स कैन बी प्रिवेंटेड मेनली बाई, तो जो किशोर अपराध है वो कैसे रोका जा सकता है? गुड पेरेंटिंग एंड फैमिली सपोर्ट, यानी उनका अच्छा परवरिश करके और उनके परिवार के लोगों द्वारा उनका अच्छे से देखभाल करके। हु क्लासिफाइड वैल्यूज ऑफ सोशल वर्क एज एब्स्ट्रैक्ट एंड इंस्ट्रूमेंटल, तो हर्बर्ट विष्णु ने दिया है कि सामाजिक कार्य के मूल्यों को अमूर्त साधन के रूप में वर्गीकृत किया गया। इन हिज थियरी ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक स्ट्रेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का कानून। इसने दिया, थॉर्नडाइक ने फोकस किया है थ्योरी ऑफ लर्निंग पे, लॉ ऑफ इफेक्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एंड टेक्निक्स इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन द सोशल केस वर्क मेथड, तो केस स्टडी जो होता है वो सोशल केस वर्क मेथड में बेसिकली यूज नहीं किया जाता है। बाकी इंटरव्यू, केस स्टडी इज डिफरेंट थिंग एंड इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन क्वेश्चनर, इन माध्यमों से किसी भी केस स्टडी को किया जाता है। केस स्टडी मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर गहन अध्ययन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एंड टेक्निक्स इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन द सोशल केस वर्क, तो केस वर्क मेथड में केस स्टडी नहीं यूज किया जाता है। अब केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी जैसे कोई एक घटना, जैसे सपोज करो हाल फिलहाल में जो यहाँ पे बाढ़ आई थी हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आने की वजह से जो कुछ कुछ क्राइम बढ़ी, जैसे चोरी चकारी बढ़ गई, तो उस पे डेप्थ स्टडी करना, उसी को केस स्टडी बोलते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, तो क्लाइंट, केस वर्कर, चैरिटी, वेलफेयर एजेंसी, तो इसमें क्या होगा? 2143, यानी क्लाइंट कौन होगा? कंज्यूमर ऑफ द बायर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय केस वर्कर, और केस वर्कर कौन होगा? द पर्सन हु डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड स्टडी एनालिसिस ट्रीट द केस। चैरिटी, चैरिटी क्या होगा? अ हेल्पिंग एक्टिविटी टू असिस्ट समबडी, और वेलफेयर एजेंसी जो इस इंस्टीट्यूट स्पेशली फॉर वेलबींग ऑफ इट्स क्लाइंट, तो ये जो है वेलफेयर एजेंसी हो जाएगा। Dramatization is the principle of socialization. The first form of group setting could be traced back to Sir George Williams. कुछ चीजें जो आपको रट लेना ज्यादा बेहतर रहेंगी। The first review committee on social work education in India, published in 1965, emphasized the role of social worker as social reformer. Which of the following is the correct sequence of Tuckman model of group formation का जो correct इन्होंने सीक्वेंस दिया है, तो वो क्या है? सबसे पहले है फॉर्मिंग, उसके बाद में स्टॉर्मिंग, फिर है नॉर्मिंग, एंड देन है परफॉर्मिंग, एंड देन है एडजर्निंग। नेक्स्ट है द ग्रुप वेरिएबल्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ प्लान। मैच, इसमें मैच करना है होम विजिट। होम विजिट में क्या आएगा? होलिस्टिक असेसमेंट के लिए हम लोग घर जाते हैं एज ए सोशल वर्कर, एंड फेस सीट जो इनटेक, एंड फेस सीट मतलब जो हमारे पास सोशियो डेमोग्राफिक डेटा सीट होता है, तो उसमें हम प्रॉपर डिटेल भरते हैं। प्रोसेस रिकॉर्ड, इसमें टूल फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, एंड इवेल्युएटिव समरी, ये होता है इवेल्युएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, तो ये आ जाएगा कंपैरिजन, जिससे हम किसी को रेफरेंस लेके हम कंपैरिजन करते हैं ना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, तो कंपैरिजन हो जाएगा, इम्यूलेशन हो जाएगा, एंड रिजेक्शन हो जाएगा। द थ्री की एलिमेंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन डू नॉट इंक्लूड, तो ड्राइव को नहीं हम करते हैं, इंटेंसिटी, डायरेक्शन, परसिस्टेंस को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है द टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन अ ग्रुप इज नोन एज, तो सोशियोग्राम आप सभी को पता है, बहुत बार पूछा जा चुका है नेट के एग्जाम में। सोशियोग्राम से हम किसी के सामाजिक जो कनेक्शंस है उसका पता लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्क्राइब्ड स्टेटस, तो एस्क्राइब्ड स्टेटस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉलेज आपको पैदा होने मात्र से नहीं प्राप्त होती है, आपको गेन करना पड़ता है। बाकी एज, कास्ट, सेक्स ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है। In an intelligence test, a 10 years old boy was found to have mental age of 12 years. His IQ is, तो ये जो फॉर्मूला है IQ का, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो उससे आपको निकालना पड़ेगा। क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100 जो फॉर्मूला है। द क्रेडिट ऑफ डिफाइनिंग सोशल केस वर्क साइंटिफिकली गोज टू मैरी रिचमंड, तो सोशल केस वर्क का सबको पता है। Who among the following introduced the counseling function into the definition of social casework, तो रिनॉल्ड्स ने। social casework aim at enabling the client, यानी क्लाइंट को वापस उसके जो उसकी अपनी एबिलिटी है उसको दिलाना।
with the help of psychological and social support. Arrange the following casework components in the correct order. तो सबसे क्या होगा, पर्सन होगा जिसकी प्रॉब्लम होगी, फिर वो अपने किसी स्थान पे आएगा और फिर आप प्रोसेस करोगे. तो पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रोसेस. Case study is the form of subjective analysis. Pleasure is a reaction to satisfaction of a motive. A motive or drive give rise to behavior that is goal oriented. तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए हैं. पिछले वाले वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन कवर किए थे, इसमें 90 कवर किए हैं. तो जितने लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लें. वो 17वां वीडियो होगा, ये 18वां होगा. ठीक है, तो जो JRF और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल होगा और बहुत ही अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं इसमें. अभी इसका एक और पेपर है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा. तो आप लोग जुड़े रहिए और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर आपका मिस हो जाएगा अगर टाइम से आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो. और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.